तो दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार एक और नई कहानी किस्सा लेके आपके सामने हाजिर हूँ। देखते रहिए हमारी अपनी सबकी चैनल बलजीत परमार फॉर यू। पिछले कुछ एपिसोड में हमने बाईखाला गैंग की बात की थी, जिसमें BRA गैंग का नाम विवाद में दिया गया। बाबू रेशम, रामा नायक, अरुण गवली, तो इस तीनों से BRA गैंग बनाया गया उस ज़माने में, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी आइडेंटिटी थी 80s में। और उसके बाद जब आपस की दुश्मनियां बढ़ी, दाऊद गाय के साथ एक तरफ, अमर नायक के साथ दूसरी तरफ, तो और छोटा राजन के साथ भी तीसरी तरफ, तो ऐसा ऐसा करते करते इस गैंग की ताकत भले कम नहीं हुई, लेकिन जो इसके सिरमौर लीडर थे, बड़े जो इसके जो सरगना थे, उनको एक एक करके एलिमिनेट किया गया, मारा गया। उसमें सबसे पहले बाबू रेशम की डेथ होती है। उसके बाद दो बच जाते हैं, अरुण गवली और रमा नायक। रमा नायक उम्र में भले अरुण गवली से थोड़े छोटे थे, लेकिन अरुण गवली रमा नायक की इज्जत बहुत किया करता था, क्योंकि अरुण गवली का जो शुरुआती दिन थे, बचपन से वो ज़्यादा पढ़ लिख नहीं सका। उसका बाप एक छोटा वर्कर था मिल में, कोई इतनी फाइनेंशियल हालत इतनी अच्छी नहीं थी। तो 5वीं 6ठी जमात में अरुण गवली को अपनी पढ़ाई छोड़ के म्यूनसिपल स्कूल में से उसको मिल में काम करना पड़ा। और उसी मिल के काम के चक्कर में उसकी जो दोस्ती होती है वो रमा नायक से होती है। रमा नायक बहुत दिमागी आदमी था और उस इलाके का रहने वाला था। इन अ वे अरुण गवली वाज एन आउटसाइडर। इनकी जो फैमिली थी वो खांडवा, जो मध्य प्रदेश में है, वहाँ से आके महाराष्ट्र में सेटल हुई थी। तो लेकिन जो रमा नायक था वो ओरिजिनल मुंबई का रहने वाला। तो लेकिन इनकी दोस्ती वो मिल में साथ काम करते हुए अच्छी हुई। और बाद में खटाऊ मिल में रमा नायक की जो इन्वॉल्वमेंट हुई वर्कर्स के साथ, तो एक उसमें दगड़ी चाल में रहने का जो स्वभाव साथ में मिला। रमा नायक भी दगड़ी चाल में रहता रहा काफ़ी देर। तो उसके साथ अरुण गवली की जो नज़दीकियाँ रमा नायक के साथ बढ़ी, उसमें से इनके गैंग को काफ़ी शुरुआती दौर में फ़ायदा हुआ। लेकिन जैसे कहते हैं कि जैसे एक ग्राफ किसी आदमी का बढ़ता है, उसी स्पीड से नीचे भी गिरता है। तो रमा नायक ने जब इतना स्ट्रॉन्ग हुआ, बाबू रेशम के मरने के बाद इनकी दोस्ती और गहरी हुई। तो इनके जो आगे इन्होंने अपने साम्राज्य को बढ़ाने के जो मंसूबे बनाए, उसमें एक बहुत बड़ी डील थी जोगेश्वरी की। एक बहुत बड़ा एक प्लॉट था लैंड का, जिसको डेवलप करने में एक बड़ा बिल्डर ने काफ़ी पैसा लगाया हुआ था। और उसमें जो उसको खाली कराना या उसकी आगे रजिस्ट्री करवानी, उस काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स होती है, जिसमें कहीं ना कहीं अंडरवर्ल्ड की हेल्प जो है इन लोगों को लेनी पड़ती है। काफ़ी ऐसे मुद्दे होते हैं जहाँ पे पुलिस दखल नहीं देती, या कुछ सिविल केसेस होते हैं। और तो जो ओरिजिनल ओनर होते हैं उनमें से कुछ पैसे ज़्यादा मांगते हैं। वो एक बार कोर्ट में चले गए, स्टे ऑर्डर ले लिया, तो बिल्डर के करोड़ों रुपये अटक जाते हैं। और सिविल केस जो है वो 25-30 साल के पहले हल नहीं होते। तो ये इस सब चक्करों से बचने के लिए लोगों को डरा धमका के उनका प्लॉट खाली करवा के बिल्डर के हवाले करना, ताकि उसकी इमारत बन सके, जिसको महंगे भाव पे बेचता था। इसमें छोटी सी बात मैं बता देता हूँ, इनके झगड़े की जड़ क्या थी। अब देखिए, अगर एक बिल्डर ने एक प्लॉट जो है वो 10 करोड़ का खरीदा, उस 10 करोड़ के प्लॉट में वो 100 फ्लैट बनाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ। तो अगर 100 फ्लैट भी बनाता है, तो वो 100 फ्लैट कम से कम उस इलाके में जो हाई राइज टावर बनते हैं, वो 2-2 करोड़ का एक फ्लैट होता है। तो 200 करोड़ के वो फ्लैट बेचेगा 10 करोड़ के, जब 20 करोड़ के प्लॉट पे 50 करोड़ का प्लॉट भी हो, तो 200 करोड़ का वो बना के कंस्ट्रक्शन कॉस्ट जो होती है वो 1000 रुपये से ज़्यादा आजकल के दिन में भी नहीं है। उस ज़माने में तो 300-400 पर स्क्वायर फुट कंस्ट्रक्शन कॉस्ट होती थी। तो कर करा के भी ले दे के बिल्डर्स को 30-35% उनकी इन्वेस्टमेंट के ऊपर प्रॉफिट मिलता था, जो सैकड़ों करोड़ों रुपए में जाता था। तो उस ज़माने में जब हम बात करते हैं कि उस बिल्डर से रमा नायक की 3.5 करोड़ रुपए का सौदा हुआ,
तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। देखने में उस ज़माने में 3.5 करोड़ बहुत था, आज के 30 करोड़ के बराबर था। लेकिन अगर बिल्डर की इन्वेस्टमेंट और उसका प्रॉफिट देखे तो ये कोई बहुत बड़ी डील नहीं थी बिल्डर के लिए। हाँ, रमा नायक और अरुण गवली के लिए ये 3.5 करोड़ रुपया बहुत अहमियत रखता था, क्योंकि इस पैसे से उन्होंने अपने जो आगे गुर्गे पाल रखे थे उनके खर्चे करने हैं, कुछ कोर्ट केस चल रहे हैं उनका खर्चा करना है, जो बंदे जेल में बैठे हैं उनकी फैमिली को खर्चा पहुंचाना है, हथियार नए खरीदने हैं, हथियार खरीदने के लिए उसको बहुत काफ़ी पैसे चाहिए होते थे। फिर शार्प शूटर्स को हर महीने जो उनकी तनख्वाह रखी जाती थी वो देनी है, और उसके साथ साथ पॉलिटिशियन को पैसा पहुंचाना है, पुलिस को हफ्ता देना है। तो ये सब चक्रों में पैसा बहुत ज़रूरी हुआ करता था, और वो भी कैश में। अब बैंक में तो अंडरवर्ल्ड का डॉन जा नहीं सकता कि मेरा ये 1 करोड़ रुपया निकाल दो बैंक से, तो वो सब कैश में डीलिंग्स होती थी और सब दगड़ी चाल में होती थी। तो जोगेश्वरी के उस बिल्डर से 3.5 करोड़ का कंट्रैक्ट रमा नायक ने ले लिया कि मैं तेरी ये बिल्डिंग बनाने में तेरी हेल्प करूँगा। लेकिन उस प्लॉट पे शरद शेट्टी ने भी अपना क्लेम कर दिया, क्योंकि जोगेश्वरी इलाका शरद शेट्टी की फिefdom माना जाता था, शरद शेट्टी की सल्तनत माना जाता था। उस इलाके में जो प्रभाकर शेट्टी, प्रकाश शेट्टी, उदय शेट्टी, ये इतने 15-20 शेट्टी जो वहाँ से निकले हैं, ये सब शरद शेट्टी के चेले चाटड़े थे सब। तो शरद शेट्टी को भी पैसा चाहिए था दुबई में, उसको अपने नए बिजनेस इस्टेब्लिश करने थे, होटल बनाना था, उसको भी अपने गुर्गे यहाँ पालने थे। तो ये ले दे के लड़ाई जो थी वो फाइनेंशियल वायबिलिटी की और सर्वाइवल की थी। आपके पास पैसा है तो आपका गैंग चलेगा, पैसा नहीं है तो आप मारे जाओगे। तो उसके लिए ये लड़ाई में जब दोनों का आपस में फैसला नहीं हुआ, एक प्लॉट पे 2 पार्टी ने उस बिल्डर की मदद करने का क्लेम कर दिया, तो बात का फैसला अब कोर्ट में जा नहीं सकते, जैसे मैंने आपको पहले बताया पुलिस स्टेशन में नहीं जा सकते। तो मामला पहुंचा दाऊद इब्राहिम की कोर्ट में, उसने दोनों की बात सुनी और अल्टीमेटली ये फैसला दे दिया कि ये जो काम है ये रमा नायक नहीं, ये शरद शेट्टी करेगा। तो शरद शेट्टी को दाऊद के उसके सामने मीटिंग हुई, उस मीटिंग में फैसला शरद शेट्टी के हक में हो गया, और रमा नायक को कहा गया कि आप इस प्लॉट से हट जाइए, इस प्रोजेक्ट से आप अलहदा हो जाइए, आप आगे से इसमें दखल नहीं देंगे। वहाँ तो रमा नायक ने हाँ कर दिया, क्योंकि दुबई में उसके पास कोई चारा नहीं था। लेकिन मुंबई आके उसने बोला कि मैं ये प्लॉट नहीं छोड़ूंगा, और वो बिल्डर के साथ फिर टच में आया, और बिल्डर भी अंदर से कहीं ना कहीं डायसी था, वो दोनों तरफ से डरता था। उसको मालूम था कि अगर मैं उसको छोड़ के इसके साथ जाऊंगा तो दूसरे दुश्मनी होगी, उसके साथ जाऊंगा तो दूसरा दुश्मन बनेगा। तो वो बीच में फंसा हुआ था एक आदमी। तो जब इस बात की खबर शरद शेट्टी को लगी कि रमा नायक जो है ये उस बिल्डर के फिर टच में है, और कहीं ऐसा नहीं हो कि वो बिल्डर जो है किसी तरह प्रेशर में आके वो वापस फिर रमा नायक के पास चला जाए, तो ये इनकी दुश्मनी बढ़ने लगी। वहाँ से कुछ और मीटिंग्स भी हुई रमा नायक को समझाने के लिए, लेकिन तब तक रमा नायक और अरुण गवली ने ये स्टैंड ले लिया था कि हम कुछ भी हो जाए हम ये प्लॉट नहीं छोड़ेंगे, ये 3.5 करोड़ रुपया नहीं छोड़ेंगे। तो वहाँ से इनकी दुश्मनी बढ़ी, और एक दिन जैसे होता है अंडरवर्ल्ड में कि जो आदमी आपकी बात नहीं मानता है, दुश्मन दूसरी साइड का, तो उसको रास्ते से हटाया जाता है। और इनको मालूम था कि उसके पहले जब कुछ समय पहले बाबू रेशम ने, शशि रासम ने जो अटैक किया था रमा नायक के घर पे जाके कुंदन पांडे के कहने पे, उसमें उसने रमा नायक के घर का काफ़ी नुकसान किया, दगड़ी चाल में जाके अरुण गवली के घर में तोड़ फोड़ की। और जैसे मैंने आपको बताया था उस एपिसोड में कि अरुण गवली और रमा नायक भाग के चैम्बूर में इन्होंने वरदाराज बुढ़लियार से शेल्टर मांगी, उसकी रक्षा मांगी उससे, और उसने चैम्बूर के एक फ्लैट में इनको रहने को जगह दी अपनी सिक्योरिटी में, ताकि इनके ऊपर कोई शशि रासम वहाँ पे आके अटैक नहीं कर सके। तो इनका उस इलाके से काफ़ी लेना देना था। चैम्बूर में जहाँ पे रमा नायक आके ठहरा करता था, वो एक वहाँ झामा स्वीट्स की एक दुकान है, वहाँ पे एक कोई कोचिंग क्लासेस भी, रामचंद्र कोचिंग क्लासेस लगा करती थी। वहीं पे साथ में एक नाई की दुकान थी।
जहाँ से जब रमा नायक जब धगड़ी चाल से भाग के, बाईखला से भाग के चंबूर में छिप के रह रहा था 3-4 महीने, तो इसने उस नाई से बाल बाल कटवाने शुरू कर दिए थे। वो नाई को पता नहीं था कि ये इतना बड़ा गैंगस्टर है, रमा नायक है। उसके लिए ये एक ऑर्डिनरी ग्राहक था, जैसे और लोग बाल कटाने आते हैं उसी तरह ये भी चला जाता था। तो इसको, लेकिन नाई को ये नहीं पता था कि ये रमा नायक है। तो उसके बाद जब इनका फैसला हुआ, शशि रासम को मार दिया गया बॉम्बे सेंट्रल पे, तो इनका रास्ता साफ हुआ, तो सब लोग वापस धगड़ी चाल आए, फिर रहना शुरू कर दिया। तो जब ये दाऊद के छोटा शरद शेट्टी के साथ जब ये झगड़ा हुआ नए सिरे से, तो रमा नायक के लिए एक कभी कभी छुपने की जगह फिर वही जगह बनती थी जहाँ ये शशि रासम के से डर के भागा हुआ था। तो इसकी निगाह रखी हुई थी शरद शेट्टी गैंग ने। उनको मालूम था कि ये आदमी को दगड़ी चाल में या बाईखला में मारना मुश्किल रहेगा, तो वो इस दिन की उस घड़ी की उड़ीक कर रहे थे, इंतज़ार कर रहे थे कि कब ये आदमी चंबूर अपने उस पसंदीदा फेवरेट नाई के पास कटिंग कराने आए, तो वहाँ इसको घेरा जाए। तो कई दिन इसकी फील्डिंग लगा के रखेगी, लेकिन ये नहीं आया। तो एक दिन जब आया तो वहाँ पे इसका काम करने वाले लोग नहीं थे, जो शार्प शूटर बुला के रखे थे। वो कई दिन इसकी वेट करते करते, वाच रखते रखते उनको हटा लिया गया था कि ना कहीं किसी और काम पे भेज दिया। तो जैसे ये पहुँचा वहाँ पे कटिंग करवाने, इसको वहाँ तो कोई 1 घंटा के करीब लग जाता था। तो वो पूरा काम करवाने में, दाढ़ी मूछ बाल कटवाना करना, तो उस टाइम का उनको मालूम था अब शार्प शूटर नहीं है उसको मारने के लिए, तो आदमी आ गया, करें क्या। उन्होंने नागपाड़ा पुलिस स्टेशन में एक सब इंस्पेक्टर हुआ करते थे राजन काटधरे, उनको फ़ोन किया। वो ये कहानी क्या है वो मैं बताऊंगा आपको कभी। तो नागपाड़ा से, जो वहाँ से तकरीबन 12-13 किलोमीटर दूर है एरिया, वहाँ से राजन काटधरे पुलिस की वायरलेस मैन लेके अपने साथ अपना एक वो जो पुलिस जो वायरलेस मैन में 2-3 लोग होते हैं, वो लेके नागपाड़ा से निकलते हैं। वो उस समय भी ड्यूटी ऑफिसर थे वहाँ पे, सब इंस्पेक्टर रैंक था। तो वहाँ से वैन लेके चंबूर जाते हैं, और चंबूर जाके जब उस नाई की दुकान पे, तब तक रमा नायक का काम तकरीबन ख़त्म हो गया होता है। उसको मालूम पड़ा कि ऐसे पुलिस की वैन आई है बाहर, तो उसको शक हो गया कि कोई ना कोई गलती, कोई खतरा जरूर है। तो उसको राजन काटधरे का ये कहना है कि मैंने उसको बोला आप सरेंडर कर दो और मैं आपके हमारे साथ चलिए, वैन में बैठिए। तो राजन काटधरे का ये कहना है कि जब मैंने उसको सरेंडर करने के लिए कहा, तो उसने अपना रिवॉल्वर निकाला और पुलिस के ऊपर गोली चलाई। बदले में मैंने गोली चलाई और उसको मार दिया, 3 गोली मार के, और वैन में उसको रख के उसकी बॉडी ले गए। लेकिन लोगों का वहाँ पे जो इस हादसे के बाद जो हम प्रेस वाले पहुँचे, और हमसे पहले कुछ दूसरे लोग जो लोकल थे वहाँ पे थे, उन्होंने जब ये देखा, सबका ये कहना था कि जब रमा नायक को मालूम पड़ा कि पुलिस वाले वहाँ पे आए हैं और उसकी जान को खतरा है, उसने दोनों हाथ खड़े करके बोला कि मैं सरेंडर करता हूँ, आपको जहाँ लेके जाना है मुझे लेके चलिए, लेकिन मुझे मारिए मत, इनकाउंटर मत कीजिए, मैं हाथ खड़े करके आपके पास आ रहा हूँ, आप हथकड़ी लगा लीजिए। ये लोगों का अपना वर्जन है। और उसी टाइम पे मुझे याद है एक प्रेस स्टेटमेंट हमारे पास आई थी मराठी भाषा में, वो सब अखबारों में गई होगी, हमारे भी अखबार के ऑफिस में आई। वो जो रमा नायक की बहन थी, छोटी थी बड़ी थी मुझे मालूम नहीं, मुझे नाम याद है नेत्र प्रभा, उन्होंने एक बयान दिया था कि मेरे भाई का कोल्ड ब्लडेड मर्डर किया गया है, और इसमें जो पुलिस के बड़े अधिकारी और कुछ पॉलिटिशियन इन्वॉल्व हैं, और इसकी इंक्वायरी जो है एक जुडिशियल प्रूव करवाया जाना चाहिए, इसकी बराबर इंक्वायरी होनी चाहिए। तो मैं वो लेटर लेके, उसका नेत्र प्रभा जो रमा नायक की बहन थी, वो लेटर लेके मराठी में मैं जो पुलिस कमिश्नर थे मुंबई को उस समय एस रामामूर्ति, उनके पास गया। मैंने कहा ये उसकी बहन ने इल्ज़ाम लगाया है, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है। बाकी लोग भी गए होंगे, लेकिन मैं वो लेटर लेके गया साथ में, जो मेरे अखबार के ऑफिस में आया था। तो रामामूर्ति का ये कहना था कि कई बार प्रोसीजरल गलतियां हो जाती हैं, जैसे कि मैंने पॉइंट आउट किया था कि जब राजन काटधरे पुलिस स्टेशन छोड़ के दूसरे पुलिस स्टेशन की जुरिसडिक्शन में जाते हैं, तो पुलिस स्टेशन में डायरी एंट्री करनी पड़ती है
कि मैं इतने बज के इतने मिनट पे इस काम से पुलिस स्टेशन से निकल रहा हूँ और मैं इस काम के लिए इस जगह पे जा रहा हूँ, और वापस आके फिर पुलिस एंट्री करनी पड़ती है कि मैं इतने बजे वापस आया और अपनी ड्यूटी जो रिज्यूम की, क्योंकि ही वॉज ड्यूटी ऑफिसर, ये पुलिस स्टेशन संभाल रहा था, एसएचओ की ड्यूटी कर रहा था उस समय पे, तो ये कुछ नहीं हुआ था। तो रामामूर्ति का कहना था कि कई बार टाइम की वजह से या अर्जेंसी ऑफ द मैटर से इस किस्म की अनगहलियाँ हो जाती हैं, इसलिए डायरी एंट्री नहीं हुई। लेकिन वो जो रमा नायक का वो नाई की दुकान के बाहर जो एनकाउंटर हुआ सो कॉल्ड, वो काफ़ी देर शक के दायरे में रहा। उसके काफ़ी सालों के बाद एक बार जब राजन कटधरे भी सीनियर हो गए तो डीवी मार्ग पुलिस स्टेशन में सीनियर इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस बन के आए। तो मेरा जो बॉम्बे आई अखबार का ऑफिस था वो डीवी मार्ग पुलिस स्टेशन के बिल्कुल सामने था, रोड क्रॉस करके जाओ तो फर्स्ट फ्लोर पे मेरा ऑफिस था। तो मैं कई बार इनको मिलने चला जाता था चाय पीने, वो बुला लेते थे, टाइम है तो आ जाओ। तो वो मतलब अजीब करैक्टर था राजन काटधरे। एक तो नाम काटधरे, काटधरे का मतलब काट के धर देने वाला आदमी, वो काटधरे सरनेम उनका, लंबा चौड़ा पर्सनैलिटी, और बड़ी तो 9 बिल्लियाँ वो अपने साथ रखता था हमेशा। पुलिस स्टेशन का ऑफिस, सीनियर इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस और बड़ा प्रोमिनेंट पुलिस स्टेशन, वो जिस कुर्सी पे बैठते थे वो बड़ी कुर्सी थी, और उसकी कुर्सी पे उनके चारों तरफ उसी कुर्सी पे 3-4 बिल्लियाँ बैठी रहती थी, 2-3 टेबल पे बैठी रहती थी, और जो सामने विजिटर की कुर्सियाँ हैं 2-4 बिल्लियाँ उस पर, टोटल 9 बिल्लियाँ हर समय उनके साथ रहती थी पुलिस स्टेशन में। तो मैं उनको मखौल से करता था, ये पुरानी कहावत है एवरी मैन हैज़ 9 लाइव्स, तो एवरी कैट हैज़ अ 9 लाइव। तो ये 9 बिल्लियाँ क्यों रखते हो? बोलते पता नहीं, मेरे पास आ जाती हैं और मुझे अच्छी लगती हैं। भाई कुडंट गिव अ लॉजिकल रिप्लाई। उनके लिए रोज़ का दूध का खर्चा, उनका ब्रेड वगैरह खिलाना, उनको मच्छी खिलाना, वो सब खर्चा पता नहीं कहाँ से होते थे, बट ही यूज़ टू कैरी, पूरा दिन बिल्लियों के बीच में बैठ के काम करता था वो आदमी। अजीब करैक्टर था। उसके बाद मैं बॉम्बे और मेरा अखबार वहाँ से शिफ्ट हुआ, हमारा मिलना जुलना बंद हुआ। तो ये एक कहानी थी रमा नायक की और राजन काटधरे की। अगले इससे जो बीआरए गैंग में अब एक आदमी बचता है, अरुण गवली। आने वाले दिनों में अरुण गवली के राइज एंड फॉल की बात करेंगे। तब तक के लिए आप सबका शुक्रिया, धन्यवाद।